ये सीटेट प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें सीडीपी के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन एक लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 2. लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। 3. लैंगिक भेदभाव को कम करता है। 4. लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर क्या है आप बताओ। ये यहाँ पर जो चोट लगी है बच्चे को, लड़कियों की तरह मत रहो, इस चीज़ में जो है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। 2. विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। 3. ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 4. विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। आप सभी इसका आंसर बताने की कोशिश करें। क्या होगा इसका आंसर? हाँ, अगर प्रगतिशील कक्षा है तो विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए जिससे वह और अधिक अच्छा करके सीख सकें। तो इसका राइट आंसर जो है वो 2 है। आप इस 2 को टिक कर लीजिए, ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 3 को देखते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना 1. बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्पेषित करती है। 2. अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। 3. छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। 4. अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। अब आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि क्या होगा। तो अगर हम देखें तो लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का ये काम करेगी। तो इसका राइट आंसर जो है आप समझ गए होंगे 2 है। आगे हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में कहा गया है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। 2. विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षीय समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। आगे तीसरा पॉइंट है, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। चौथा, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। इसमें आप राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो बात करें तो समाजीकरण के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो परिवार से प्रारंभ किया जाता है होता है समाजीकरण का, और फिर बच्चा विद्यालय में जाता है, वहाँ अपने समाजीकरण के दायरे को बढ़ाता है। अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 होगा कि विद्यालय जो समाजीकरण का द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का जो है वो प्राथमिक कारक है। बच्चा सर्वप्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया को अपने घर परिवार से ही प्रारंभ करता है। क्वेश्चन 5, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि 1. बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। 2. एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। 3. बुद्धिमत्ता की विभिन्न दिशाएं हैं। 4. बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। इसका सही आंसर आप सब बताएं।
बिल्कुल, हाँ, सही आंसर इसका है बुद्धिमती की विभिन्न दिशाएं हैं। बुद्धिमता जो है कई दिशाओं में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है आप 3 लगा लीजिए। 3 इसका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। न- नैतिक विकास के डैश चरण को यह दर्शाता है। तो आप सभी इसका राइट आंसर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। नैतिक विकास के ये प्रथागत, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। प्रथागत चरण को ये दर्शाता है। प्रथागत चरण में इसे दिखाया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। 1 सांस्कृतिक उपकरणों पर, 2 गुणारोपण पर, 3 अभिप्रेरणा पर, 4 संतुलीकरण पर। तो इसका सही आंसर आप सभी बताएं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर जोर देता है। तो इसका राइट आंसर जो है 1 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं 8 को। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। 1 मनोवैज्ञानिक उपकरणों, 2 उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, नंबर 3 विकास का सामीप्यस्थ क्षेत्र, नंबर 4 स्कीमा यानी मनोबंध। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। हाँ, बिल्कुल, जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं स्कीमा मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। इसका राइट आंसर जो है 4 है। इसे मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन 9 जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। 1 अमूर्त सोच का विकास, 2 विचार या सोच में केंद्रीकरण, 3 परिकल्पित निगनात्मक सोच, 4 संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता। बिल्कुल, इसका राइट आंसर जो है विचार या सोच में केंद्रीकरण। दूसरा पॉइंट एकदम सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1 विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। 2 विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। 3 विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। 4 विकास बहुआयामी है। बिल्कुल, अगर हम विकास के संदर्भ में बात करते हैं तो जो सही कथन है वो है हमारा 4 विकास बहुआयामी होता है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। 1 सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त, या फिर अमूर्त से सांवेदिक, उससे मूर्त, या फिर मूर्त से अमूर्त या सांवेदिक, और चौथा ऑप्शन अमूर्त से मूर्त और फिर सांवेदिक। बिल्कुल, आप सभी राइट आंसर इसका बताएं। बिल्कुल, जन्म का अगर हम देखें तो किशोर अवस्था तक बच्चों में जो विकास का क्रम है पहले सांवेदिक है,
फिर मूर्त है और उसके बाद अमूर्त अवस्थाओं की पहचान होती है। सब ये इसका राइट आंसर आप जो है 1 मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वां क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? 1. अधिगम की प्रक्रिया में बाधा। 2. अध्यापक के पक्ष पर असफलता। 3. योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। 4. अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। बिल्कुल राइट आंसर आप बताएं। हाँ, बिल्कुल सही है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो इसमें जो है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। ये राइट आंसर इसका जो है 4 है, आप मार्क कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। किस चीज पर जोर होना चाहिए? पहला ऑप्शन है प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों पर। नंबर 2, अभिभेदी समरूपी निर्देशों पर। नंबर 3, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव पर ध्यान देना चाहिए। या फिर हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। तो बिल्कुल ये सही आंसर इसका 4 ही होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर उसे प्रदान करना चाहिए। जितना अवसर मिलेगा उतना वह आगे बढ़ सकेगा। तो समावेशी शिक्षा में जो है सबको समान अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? 1. मंदित छात्र। नंबर 2, विकलांग। 3, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 4, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तो इसका सही आंसर आप बताएं। 3, जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, यानी कि क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 3 आप इसका मार्क कर लीजिए। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते हुए छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? 1, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल। 2, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। 3, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। 4, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल 4 इसका राइट आंसर है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग जो है नहीं करना चाहिए अध्यापकों को। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। 16 कह रहा है, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? 1, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता। नंबर 2, अपसारी चिंतन। नंबर 3, अति सक्रियता। नंबर 4, असतर्कता। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो। 2 इसका राइट आंसर है, अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को 1, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। 2, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए।
3 सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। 4 ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। इसका राइट आंसर बताएं आप सभी। इसका राइट आंसर है 2। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? 1 लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। 2 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 3 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। 4 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर 3 है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन 19 अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? 1 बच्चे को दंड देकर। 2 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। 3 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। 4 यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। इसका सही आंसर बताएं। हाँ, सही आंसर है प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम की अभिप्रेरणा को कायम रखा जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शर्मिंदगी डैश 1 का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। 2 का संज्ञान पर नकारात्मक भाव पड़ सकता है। 3 बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। 4 के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। 2 इसका सही आंसर है, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? 1 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। 2 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। 3 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। 4 अनुकरण, नकल और दोहराना। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। इसका सही आंसर 2 है, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि 1 इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। 2 त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। 3 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है। 4 अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। इसका सही आंसर 2 है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन 23 है। इसे देखें। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब 1 सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। 2 वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। 3 अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। 4 विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो। इसका सही आंसर बताएं। तो बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब
सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। राइट आंसर 1 है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? 1. उच्च उत्तेजना उच्च भय। 2. निम्न उत्तेजना उच्च भय। 3. संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। 4. कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। बताएं इसका सही आंसर क्या है? हाँ, इसका सही आंसर 3 है, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। इस स्थिति में अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में 1. बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती। 2. बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। 3. बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 4. बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। इसका राइट आंसर है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 26 कहता है, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? 1. योग्यता सुधार्य है। 2. योग्यता अटल है। 3. प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 4. असफलता अनियंत्रित है। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। इसका सही आंसर है 1. योग्यता सुधार्य है, जो अधिगम के लिए उपयुक्त होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? 1. प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। 2. पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। 3. बारंबार परीक्षाएं। 4. अन्वेषण और संवाद। इसका राइट आंसर है 4. अन्वेषण और संवाद। आगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेओ वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन या सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इसका व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? 1. संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। 2. स्व नियमन। 3. आत्म केंद्रिता। 4. मनोवैज्ञानिक विकार। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। इसका सही आंसर 2 है, स्वनियमन। 29. मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। 1. विद्यार्थियों को नामांकित करना। 2. योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। नंबर 3. विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। नंबर 4. पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर है 3. विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। ये मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? 1. केवल
आनुवांशिकता पर। 2 केवल पर्यावरण पर। 3 न आनुवंशिकता पर न पर्यावरण पर। 4 आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसका राइट आंसर है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, चौथा ऑप्शन।